मंत्री निर्मला सीतारमण आज 9वीं बार बजट पेश करने जा रही है। पूरा देश इस पर निगाह लगाए बैठा है। जैसा कि एआई को लेकर हम डिस्कस कर रहे थे कि ये वक्त की मांग है, इट इज अ नीड ऑफ एन आवर। लेकिन अगर हम बात करें टैक्स स्लैब की, तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब को पूरी तरह से असर डालता है और आम आदमी उसी का इंतजार कर रहा है कि उसको कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी। संजय गुप्ता जी हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सर, थाली में आई सब्जी से लेकर स्मार्टफोन तक, सोना चांदी तक, सब कुछ टैक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। जीएसटी काउंसिल भले ही ये सब तय कर रही हो किसका कितना रेट होने वाला है, लेकिन बजट का पूरा इम्पैक्ट जीएसटी काउंसिल पर होता है। चाहे इंपोर्ट ड्यूटी की बात कर लें आप, चाहे आप बेसिक कस्टम ड्यूटी की बात कर लें। ऐसे में इस बजट से क्या उम्मीद की जाए, संजय सर? देखिए, जीएसटी के ऊपर तो जो सबसे बड़ा मेगा कट जो है 22 सितंबर को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर 28% की स्लैब करीब करीब एबॉलिश कर दी गई थी। और टैक्स के जो रेट्स थे उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया गया था। लेकिन जीएसटी के अंदर जो भी सरकार पॉलिसीज क्रिएट करती है, वो ग्राउंड लेवल के ऊपर उसका इम्प्लीमेंटेशन एक आम व्यापारी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिसके बारे में सरकार पिछले 10 साल से प्रयासरत है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखता। अब आप देखिए कि इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक स्पेशल जिक्र है कि हम ट्रस्टेड डीलर्स का जीएसटी के अंदर एक नेटवर्क तैयार करेंगे, जिनका का जो गुड्स हैं वो फिजिकल मूवमेंट के दौरान कोई भी एनफोर्समेंट या मोबाइल स्क्वाड ना रोके। आप ये देखिए, ये एक विशेष समस्या जो है खास तौर पे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के अंदर देखनी पड़ती है, जहां पर एक मोबाइल स्क्वाड जो है वो एक अपने आप में टेरर का पार्ट है। वो कहीं भी आपकी जो गुड्स के जो शिपमेंट के दौरान कहीं भी गुड्स को बगैर किसी रीजन के या अपने जो सुपरफ्लुअस रीजंस हैं उनके ऊपर रोक के उनके ऊपर पेनल्टी और टैक्स इंपोज कर देता है, जिसके लिए फिर व्यापारी को बहुत ज्यादा टैक्सेस को भुगतना पड़ता है और उनके विम्स चलते हैं। इस वक्त जरूरत है इन सब विम्स को कंट्रोल करके एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो व्यापारी है उसके पास लाने की। बिल्कुल दूसरी सर। व्यापारियों की मांग रहती है रिफंड से रिलेटेड। अभी जो गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब्स भी ठीक किए काफी, जो 22 सितंबर को, उसके बाद भी जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो कई सेक्टर्स के अंदर बड़ा पेनफुल हो गया है, जिसकी वजह से आईटीसी जो है वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो व्यापारियों का फंसा रह जाता है सरकार के पास और उसका रिफंड नहीं मिल पाता। अगर आपको रिफंड चाहिए जीएसटी डिपार्टमेंट से, तो अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज है, वो आप भी समझ सकते हैं, प्रोफेशनल समझते हैं, व्यापारी समझता है कि उसे निकालने का तरीका क्या है। जो कि तरीका अगर मैं पब्लिकली बोलूंगा तो शायद अच्छा ना लगे, बिल्कुल। लेकिन इस तरीके को कहीं ना कहीं खत्म करने की जरूरत है कि ताकि एक ट्रस्टेड डीलर, अगर ये पहली बार मैंने शब्द सुना जो कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर है, जरूरत है इसको आगे बढ़ाने की और इसके ऊपर इमीडिएटली वर्क करने की। हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्राउंड पे चाहिए, पॉलिसीज के अंदर नहीं चाहिए। अभी जैसा आपने जिक्र किया एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट का, मैं आपका एक ध्यान एक विशेष सेक्टर की तरफ दिखाना चाहता हूं, जो क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर का सेक्टर है। मैं इस बजट के अंदर जो मेगा अनाउंसमेंट है वो इस सेक्टर के लिए चाहता हूं कि वो आए, क्योंकि ये सेक्टर जो है इस वक्त पूरे संसार के अंदर जियो पॉलिटिकल और जो देशों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है वो सेक्टर है, जिसके सर, अंदर ये हिंदुस्तान माइनिंग का की ही तो अपना खेल है जो सेल्फ डिपेंडेंट। ग्रीनलैंड को लेकर करा जा रहा है, या जो वेनेजुला में हुआ है, या फिर ईरान को लेकर जो हो रहा है। ये सारा खेल रिसोर्सेज का ही तो है, माइनिंग से जुड़ा हुआ ही तो है। जी देखिए, क्रिटिकल जो आपने जो वेनेजुएला के अंदर देखा वो ऑयल से रिलेटेड था, लेकिन जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि चाइना ने अभी उनके ऊपर एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, तो आपकी जो टोटल इंडस्ट्री है वो बैन हो गई। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताता हूं कि जो कि इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ही मौजूद है। पूरे संसार के अंदर 2024 में जो 10 हाईएस्ट जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वैल्यू के लगे पूरे संसार के अंदर, उसमें से 4 प्रोजेक्ट जो है वो यूएस में लगे हैं। और उन 4 प्रोजेक्ट्स में से 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो सेमीकंडक्टर के ऊपर हैं। आप ये देखिए, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मिनरल्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ले चुके हैं। हमारी सरकार ने भी 2025 के अंदर नेशनल मिशन की स्थापना की थी सेमीकंडक्टर के लिए, जिसके अंदर एलोकेशन बहुत थोड़ा था। मैं इस बार उसमें बेटर एलोकेशन और बहुत वृहद एलोकेशन देखना चाहता हूं। और इसके साथ साथ जो है इसके अंदर जो रिसाइकलिंग सेक्टर है, जो कि ई रिसाइकलिंग करके हम अर्थ मिनरल्स को दोबारा रिकवर कर सकते हैं, वो हिंदुस्तान में अभी तक
टैप्ड रहा है, जिसके ऊपर सरकार की पॉलिसी के अंदर भी विशेष ध्यान दिया गया है, लेकिन वो शायद ग्राउंड लेवल के ऊपर उसकी इंप्लीमेंटेशन अभी कहीं ना कहीं सरकार के सिग्नल का वेट कर रही है। तो मैं इस बजट के अंदर रिसाइकलिंग सेक्टर, जो कि ई रिसाइकलिंग से रिलेटेड है, उसके लिए भी एक मेजर जो रिलीफ और सब्सटेंशियल बेनिफिट जो है उसका अनाउंसमेंट सुनने की मेरी इच्छा है, और मैं चाहता ये हूं बहुत हमारे इंपॉर्टेंट राष्ट्र हित पॉइंट के भी है अंदर सर, ये सरकार बहुत जरूर इंपॉर्टेंट इस तरफ पॉइंट भी जाए। है जो आपने उठाया। वाकई में ही अगर हम बात कर रहे हैं मिनरल्स की, हमें ज़रूरत है अल्टीमेटली जो ऊर्जा, चाहे आप एआई की बात करें, आप किसी भी सेक्टर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करते हैं, जो ऊर्जा हमें चाहिए उसके लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत है। और ये मिनरल्स हमें रिसाइकल भी करने होंगे और उस पर एक पूरा फोकस होना चाहिए। मैं प्रोफेसर ललन प्रसाद सर से एक सवाल पूछना चाहूँगी। सर, बजट को लेकर हम अलग अलग सेक्टर को देख रहे हैं, लेकिन मनरेगा टर्न वीबीजी रामजी, उसका कितना, उस पर कितना बजट का इंपैक्ट देखेंगे आप? कितना सरकार उसको एम्फसाइज कर सकती है, उस पर कितना फोकस रहेगा वीबीजी रामजी पर? नहीं, देखिए, मनरेगा तो मैं ये कहूंगा कि करप्शन की भेंट चढ़ गई। पिछले सरकारों में जितना करप्शन मनरेगा के ऊपर हुआ, जो पैसा दिया जाता था सेंटर से स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसका बहुत मिसयूज हुआ है और बहुत से स्टेट्स में हुआ है। तो ये तो अच्छा हुआ कि मनरेगा की जगह एक नई स्कीम लाई गई, जी राम जी, और इसमें किसानों को, इसमें गांव के लोगों को बेनिफिट होगा। 100 दिन की जगह 125 दिन की गारंटीड जॉब की इसके अंदर प्रावधान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो ये है कि जी राम जी का जो एलोकेशन है वो मनरेगा से कम 25-30% ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम ये इफेक्टिव कर पाएंगे कि 100 दिन से हम 125 दिन कर पाए। दूसरी बात है, ये फुल प्रूफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और इस सरकार में फॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है, जैसे अब किसानों को जो मानदेय दिया जाता है तो डायरेक्ट उनके अकाउंट पे जाता है। तो इस तरह से जो जी राम जी स्कीम है, इसमें भी यही होना चाहिए कि जो पैसा सरकार देगी वो डायरेक्ट लोगों के अकाउंट पे जाना चाहिए, किसी मिडिल सोर्स से या किसी बीच बिचौलिया के बीच सोर्स से नहीं जानी चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है कि बहुत से लोग जो अभी भी जिनके बैंक में अकाउंट नहीं है और कमजोर तबके के लोग हैं, तो उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो अपना बैंक अकाउंट करें, खोलें गांव में। और गांव में बैंकिंग व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है। अभी जितनी ग्रामीण गांव में जितने बैंक का जो एक्सेस है गांव में, वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और कई गांव में तो ऐसी स्थिति है कि कई मीलों दूर जाकर उनको बैंक मिलता है। तो इस तरह की स्थिति से बचाव, इस तरह की स्थिति बदलनी चाहिए। और अच्छा हो कि पोस्ट ऑफिस में भी ऐसी सुविधा दी जाए कि गांव गांव में पोस्ट ऑफिस हो और गांव गांव में बैंक हो। इतना अगर नहीं हो सकता तो कम से कम जो बहुत कम आबादी वाले गांव हैं, तो उसमें 4-5 गांव के क्लस्टर में इस तरह की सुविधा दी जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग अपना अकाउंट रखें और जो जी राम जी में जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर, ये एक बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जी राम जी का जो पैसा जा रहा है, इसको कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाना चाहिए। जैसे गांव में पानी की व्यवस्था है, तालाब खोदने की व्यवस्था है, और कृषि की उत्पादकता बढ़ाने की व्यवस्था है, और जो भी खेती में सहायक हो सके काम, उसके लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाए और उसके लिए लोगों को उसके जॉब दिया जाए। तो ये इसको प्रोडक्टिविटी लिंक स्कीम कर दिया जाए जी राम जी को, कि जो पैसा जाएगा उसका बेनिफिट सोसाइटी को हो, बेनिफिट किसानों को हो, गांव वालों को हो, सबको हो। और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए कि कहीं जाके गड्ढा खोद दिया और इसके बाद वो पैसे बांट दिए और फिर गड्ढा पाट दिया, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। गांव में इसके लिए स्कीम बननी चाहिए। अब जैसे बहुत से गांव हमारे बाढ़ के पीड़ित होते हैं, तो उनको गांव को बाढ़ से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए कुछ बांध बनाने चाहिए या कुछ करना चाहिए, कुछ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए ताकि बाढ़ के दिनों में गांव के लोग सुरक्षित उस पर जा सके। तो इस तरह को कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कराएं मनरेगा में, जी राम जी में, तो उस पैसे का सदुपयोग होगा। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब है कि जी राम जी एक सक्सेसफुल स्कीम होगी अगर वो प्रोडक्टिविटी लिंक हो और जिसका बेनिफिट किसानों को
आम आदमी को सबको हो सके। बिल्कुल, देखिए प्रोडक्टिविटी के लिए ही सारी स्कीम लाई जाती है, लेकिन वो धरातल पर उतनी कंस्ट्रक्टिव साबित हो, ये पूरी प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। इसी तरह से जब अब मनरेगा थी, मनरेगा को लेकर तरह तरह की बातें होती रही, मनरेगा टर्न्ड वीबीजी रामजी आ गया, क्योंकि हम देखिए अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी देश में एक तबका वो है जो आज भी बिजली के लिए तरस रहा है। जहां हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को जोर देने की बात कर रहे हैं, मिनरल्स की बात कर रहे हैं, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने की, ऊर्जा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसी देश के अंदर वो तबका भी है जो अभी तक भी अंधेरे में रह रहा है। तो